नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीति खबरों का। आज का एक खबर है कि अजीत दादा ने एक वीडियो बनाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम महायुति का साथ नहीं छोड़ेंगे और जी जान से जो है महायुति को विधानसभा चुनाव में जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा जो है मकसद यही है कि महायुति मजबूती के साथ जो है सरकार में बनी रहे। तो क्या इस वीडियो का कितना महत्व है, इसका वीडियो का असर जो है विधानसभा क्या पड़ेगा? क्या अजीत दादा अपने आप को असमंजस महसूस कर रहे थे कि कहीं मेरे साथ धोखा तो ना हो गया या मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? तो इस वीडियो बनाने का एक्चुअली मकसद क्या रहे, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि अजीत दादा का जो है महायुति पर कितना पकड़ है इस समय और विधानसभा चुनाव में वो क्या स्थिति में रह सकते हैं। सर, बड़ा सवाल है, तो थोड़ा आपसे सुन लो फिर मैं मेरा बोलता हूँ जी। आप बोलिए, इसका एनालिसिस आप कैसे कर रहे हैं? मेरा एनालिसिस सर इस तरह रहेगा कि अजीत दादा को लोग जो इस तरह से एक अपने आप को अस्वस्थ जो अजीत दादा खुद समझ रहे थे और लगातार सब जगह चर्चा बनी हुई है कि अजीत दादा की वजह से आज बीजेपी जो है पूरा एकदम माइनस में चली गई है। लोकसभा में उनको सफलता नहीं मिली है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को तोड़ा था, पवार साहब का, सिद्ध उद्धव जी का जो पार्टी टूटी थी, उसका जो है फ़ायदा पूरा महायुति को मिलेगा ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। तो अब जो चर्चा ये भी था कि अजीत दादा की वजह से सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असमंजस महसूस कर रहे थे और वीडियो निकालने का उनका एक यही मकसद था। वो तो सीधा सीधा बोल भी सकते थे लोगों को, मतलब अपने बोलने के लिए वीडियो किया है तो, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद है कि लोगों में भी एक मैसेज जाए लोगों में पर्सनल कि अजीत दादा जो है पूरी तरह से निष्ठावान है और जो मकसद से वो महायुति में आए हुए हैं और वो मकसद से जी जान से लगे रहेंगे। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आज बीजेपी की जो स्थिति है और इसमें शिंदे साहब का पार्टनरशिप है, नो डाउट, लेकिन एक तरह से जब से अजीत दादा आए हैं घुसपैठी की ही भूमिका में है। अभी तक लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अजीत दादा का रोल क्या है सरकार में और अजीत दादा का किस जो लोगों का जो कार्यकर्ताओं का जो एक तरह से काम देखा जाए, लोकसभा में देखा जाए तो बहुत फेलियर गया पूरा काम। जहाँ उनकी सीट थी बारामती की छोड़कर कहीं उनका कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। हम भी चर्चा कर रहे हैं बारामती में कहाँ दिखाई दिया? बारामती में अजीत दादा खुद लगे हुए थे कि किसी तरह वो भी गिर गई, काम में नहीं आई। लेकिन वहाँ पर उनकी पूरी ताकत बनी हुई थी, लेकिन बाकी जगहों पर तो फेल ही दिख रहे। तो कहीं नहीं दिख रहा है कि महायुति में अजीत दादा का जो रोल होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। और इसी तरह वीडियो बनाया उन्होंने कि हम जो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो विरोधी जो सक्रिय हुए हैं इस तरह से बड़े ताकत के साथ, जैसे पवार साहब का अलग चल रहा है, कांग्रेस अपने आप को बड़ा भाई समझ के मतलब एक अलग दहाड़ बना रही है, उद्धव जी एक मुंबई माझी मतलब आमची मुंबई करके पूरी तरह ताकत लगे मुंबई की तरफ। उनका टारगेट ये है कि मुंबई और कोंकण अगर हमको मजबूती से मिल गया तो बाकी लोग, तो पवार साहब उधर मराठवाड़ा संभाल लेंगे और कांग्रेस इधर संभाल लेगी और सत्ता जो है आसानी से आ जाएगी। वो तो सीधी बाहर आघाड़ी तो देख रहे हैं कि सत्ता मेरी बनती हुई दिख रही है, इस तरह से वो लोग मतलब मजबूत बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अजीत दादा का जो वीडियो ये कहता है कि आप ज़्यादा उछलो मत, मैं जो है अपनी भूमिका में स्पष्ट हूँ और महायुति को ताकत देने का पूरा काम करूँगा। दो टायर की मतलब मोटरसाइकिल नहीं है ये सरकार, ये आप तीन हो तो हम भी तीन हैं। और हमने कल बोला ना, हाँ, ये रिक्शा है, ये रिक्शा 3 टायर वाली और एक स्टेपनी राज ठाकरे की रिक्शा। यस तो ये मेरा एनालिसिस है सर। आप क्या समझते हैं? सर, पहली बात तो मुझे इस बात का खंडन करने की जरूरत अभी महसूस हो रही है कि बीजेपी ने शरद पवार की, अजीत दादा की कांग्रेस तोड़ी जी। ये कहाँ तक सच लगता है आपको? तोड़ी या तो बदला लिया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पवार साहब ने जिस तरह से 2014 में बाहर से सपोर्ट करके फिर शिवसेना को भड़काया, शिवसेना को अलग थलग करने की पूरा, कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2014 की। फिर 2019 में उन्होंने शिवसेना को ही मिला के जो है सत्ता हासिल किया। तो एक तरह से पार्टी इन्होंने तोड़ा है उनको बदला लेने के लिए कि पवार साहब को ख़त्म कर दो, पार्टी ख़त्म कर दो।
आपको इतिहास के जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं वो सही नहीं है, सही नहीं है। 2014 में हर एक पार्टी अलग से लड़ी थी। हाँ बीजेपी को बहुमत मिला नहीं था जी, शिवसेना आने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल। और सरकार गिर के 8 दिन के अंदर फिर से चुनाव लाने की नौबत आई थी। तो उस समय शरद पवार ने बोला कि इतने जल्दी, अभी 8 दिन नहीं हुए हैं तो सरकार बनने के कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं। शिवसेना नहीं बोल रही है, और शिवसेना जब तक हाँ बोलती नहीं है तब तक सरकार इनकी बनने वाली नहीं है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि किसी को चुनाव नहीं चाहिए, इसके लिए अभी हम इनको सपोर्ट करके इनकी सरकार बना देते हैं, इनको बाहर से सपोर्ट देते हैं। हमको कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, इनकी सरकार बने। और हम ये भी सलाह देते हैं कि आप शिवसेना से पैचअप कर लो और आपकी शिवसेना और बीजेपी की सरकार आने दो, हम स्वागत करते हैं। मगर ये जो अविश्वास ठहराव अभी आया है, जो एकनाथ शिंदे जी ने ही वहां पे रखा था, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकार और इलेक्शन, लेकिन पवार साहब का तो बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था उस समय। 14 में नहीं चल रहा था सर, उन्होंने बड़ी शांति से भड़काने काम किया ना। नहीं, क्या भड़काना सर, क्या बात कर रहे हैं आप? भड़काने क्या भड़काया? शिवसेना को नहीं जाने के लिए बोला? शिवसेना को इस तरह भड़काया कि शिवसेना को जो है, बीजेपी को जरूरत नहीं है शिवसेना की। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि महायुति जस्ट शिवसेना 2014 में महायुति टूटी थी, सभी टूटे थे ना भाई, कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी तो टूटी थी। लेकिन इनका गठबंधन मतलब 25-30 साल से चल रहा था, जो उसको लेकर तोड़ा किसने? खड़से ने तोड़ा। बोला खड़से कि मैं वो मर्द हूं जिसने एक जगह के लिए शिवसेना की युति तोड़ दी है। उस समय बोला कौन? युति किसने तोड़ी? शिवसेना ने तोड़ी, बीजेपी ने तोड़ी। खड़से उसका विटनेस है। हाँ, सीट बंटवारे को लेकर चल रहा था, तो काफी एक सीट के लिए, वो भी पालघर की उसके लिए तोड़ा। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोले चलो अलग से हम भी लड़ते हैं। सर, वो दिन था, फडणवीस को जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार उस दिन गिर जाती थी। वो राष्ट्रवादी के शरद पवार की वजह से ये हो गई, और शरद पवार ने उनको बोला, सलाह दी कि इनसे पैचअप कर लो, सरकार में ले लो। जो विरोधी पक्ष नेता बैठे थे सामने, सरकार में वही मंत्री बन गए। सरकार में भी आके उन्होंने क्या किया? विरोधी पक्ष का ही भूमिका निभाया ना सर। किसने? शिवसेना ने। सर, सरकार में मंत्री थे ना इनके, थे तो भी आपने देखा होगा, आप चर्चा भी की है कई बार। कैसे कैसे होता है मालूम है कि केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी जी। किसकी थी? वाजपेयी की। वाजपेयी के सरकार में जयललिता ने कितने नाटक किए, ममता ने कितने नाटक किए, लालू ने कितने नाटक किए? अरे किसने नाटक नहीं किए? जो हम बोलते हैं कि शिवसेना तो अपोजिशन की भूमिका में थी, सामना तो अपोजिशन की भूमिका में था फडणवीस के खिलाफ 14 से 19 तक। तो सर, केंद्र में जब वाजपेयी की सरकार थी, ये तो रोज लड़ते थे सर। कम से कम ये लोग बोलते थे खाली उल्टा सीधा। वो मराठी आदमी का स्वभाव है, वो बोलता ज्यादा कम करता है। मगर ललिता और ये सब जो थे, वो जान खा रहे थे वाजपेयी जी की। इसी तरह से इससे बदतर तो उसके बारे में हम नहीं बोलते, और इसके बारे में बोलते कि ये तो अपोजिशन के रोल में थे। सर, ये अपोजिशन के रोल नहीं थे, इनका अपोजिशन नहीं, उनका कोऑर्डिनेशन में अपना हिस्सा मांगने के लिए वो लड़ रहे थे। क्योंकि बीजेपी का स्वभाव ऐसा है कि तेरा तो मेरा और मेरा तो मेरा, उस तरह से कर रहे थे ना करके। सर, अगर शरद पवार चाहते थे तो उस दिन शिवसेना को पूरा बाजू में रख के सरकार में जाके ये सरकार 14 में बन सकती थी, राष्ट्रवादी और इसकी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, शिवसेना अपना रियल पार्टनर है, हमको अपोजिशन का ही मैंडेट है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। सर, 19 में ऐसा हुआ। 19 में शरद पवार नहीं गए इनके पास, उद्धव के पास। आपको ऐसा लगता है शरद पवार गए उनके पास? उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था सर, कि हमको मैंडेट मिला है अपोजिशन में बैठने। डिक्लेयर किया था, नो डाउट। मैंने इंटरव्यू देखा था। फिर गया कौन उनके पास? वहां पर अंदर जो है एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो की रोल का भूमिका कर रहे थे, संजय राउत थे। हाँ, वो दोनों तरफ से मगर बने हुए थे। ये पहल संजय राउत ने, मैं संजय राउत हूं, मैं संजय राउत हूं, मैं बोलता हूं, उसका जितना मेरा और उसका एक दूसरे से हम जुड़वा भाई है, खाली जुड़वा नहीं, सयामी जुड़े हैं। सर, उसने प्रपोजल शरद पवार के पास रखा कि मैं उद्धव को सजेस्ट करता हूं कि हम महाआघाड़ी बनाते हैं।
शरद पवार ने नहीं उसको बोला कि यार तुम ऐसा करो, वो गुई करे थे। ये तैयारी चुनाव पहले की थी सर। पहले भी बताया मैंने कई बार, पहले भी बताया कि ये शरद पवार के पास इसकी पहल थी शिवसेना की कि हम आते हैं साथ में। वो बोले आते हो तो आ जाओ, उनका नहीं जम रहा है ना तुम्हारा तो आ जाओ इधर। और उन्होंने भी सर उद्धव ठाकरे 8 दिन तक बेचारा बैठा रहा। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं अमित शाह तो नहीं। 8 दिन तक संजय भी, मैं रोज मिलता था उस समय। वो तो फोन नहीं उठाते थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। सर ये फोन करते नहीं ना, फडणवीस जी तो बार-बार कहते हैं। फडणवीस कर रहे थे, फडणवीस कर रहे थे, उनका नहीं उठा रहे थे। उनको मोदी और शाह में से किसी का फोन चाहिए था, क्योंकि फडणवीस को कितनी कीमत है वो जानते हैं। फडणवीस की क्या कीमत है? फडणवीस ने अगर बोल दिया कि चलो साथ में आते हैं और उन्होंने बोला तो नहीं आ सकते, तो मोदी शाह के फोन के लिए 8 दिन तरसते रहे, नहीं मिला तो बोले ठीक है हमको पर है ही, हम पहले वो तो पहले दिन बोल दिए सर कि हमारा खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। बोलना ही चाहिए ना, ये राजकीय बार्गेन। सर हम घर का लेन देन करते हैं तो भी इतना छोटा इसमें साला घर रहता है 50 लाख का, उसमें हम कितना बार्गेन करते हैं। हम बोलते हैं हमको इतनी जरूरत तो है नहीं, ऐसा घर दिख रहा है अच्छा करके ले रहे, बाद में बोलते हैं घर अच्छा नहीं है मगर अगर आज पैसे का कुछ करते हो काम तो ले लेंगे, लेने का है, मगर हम बोलते नहीं है ना सर। मेरे को तो हमेशा मेरी मिसेस यही बोलती है, वो बोलती है कि आप सामने वाले को कितना स्तुति करते हैं, उसका भाव बढ़ जाता है, आप उसकी खामियां निकालो। मैं बोला मेरे से नहीं होता है वो जी। तो सर ये यहाँ पे आते हैं हम लोग कि दूसरी बार भी जो सरकार बनी वो उद्धव के पुढाकार से बनी, इसके शरद पवार के नहीं बनी, और उद्धव को मजबूरन जाना पड़ा। एक फोन आता था सर अमित शाह का कि चलो बनाते हैं, बन जाती थी सर। मुख्यमंत्री ठीक है ना। तो क्या उद्धव जी आज भी वेट कर रहे हैं फोन का? नहीं अभी नहीं वेट कर रहे हैं, तो देर हो चुकी है भाई, अभी देर हो चुकी, मगर उस समय राह देख रहे थे, इन्होंने किया नहीं। ये भी कम हलकट नहीं है सर, ये भी दूसरे को बहुत अपमानित करते हैं। अपमानित। अभी आते हैं लेटेस्ट अजित पवार का वीडियो। सर अभी अजित पवार का प्रॉब्लम ये है कि वो ना सिंहगढ़ जिसको बोलते थे, तो कोंढाणा किला था पहले, और शिवाजी महाराज ने तानाजी को बोला कि ये कोंढाणा माँ साहब को चाहिए तो तुम जाके जीत लो। तो तानाजी गए और उन्होंने हमला किया और जीत ऑलमोस्ट नजीक थी। उसी समय तानाजी वो जो किलेदार था उसकी वजह से मारे गए। तो जैसे ही तानाजी गिर गए, सब जो मावड़े थे, मराठा मावड़े, वो डर गए कि भाई अरे बाप रे तानाजी तो मर गए, अभी क्या लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, नहीं क्यों लड़ेंगे, नहीं क्यों तो महाराज थे, कैसे लड़ेंगे, सरदारी गेला आपला। सर भागने लगे। तो उस समय शेलार मामा करके एक पुराने बूढ़े सरदार थे मराठा, उन्होंने बोला भ्याडांनो पळता कुठे, उतरायचे दोर तर मी केव्हाच कापून टाकले। उन्होंने क्या किया था, अगर ऐसी नौबत आई कि तानाजी का या उनका किसी का ऐसा हो जाता है कि लोग भागने लगते हैं, वो घोरपड़ से ऊपर आए थे डोर लगा के, तो उन्होंने पहली बात वो तानाजी मालुसरे ने, तानाजी मामा बोलते हैं, उन्होंने की थी कि तानाजी ने मालुसरे ने कि उन्होंने डोरी काट दिया कि वापस नहीं, तुमको मरना या मारना है, दोनों में से एक चॉइस है, मरो या तो मारो। तो मालुसरे मामा जो थे, ऐसी हालत इन्होंने अभी अजीत दादा की है, मरो या मारो, तुमको भागने की नौबत नहीं है, अभी चांस ही नहीं है। इसलिए वो मरो मारो के भूमिका में ये वीडियो में आए हैं, और वो अभी ऐसा देखेंगे कि भाई आपने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। अभी मेरा रियल एस्टिमेट जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप मानते हैं तो अच्छा है। और उनको ऐसा लग रहा है क्या उनके साथ में जो 40 साथ में आए हुए विधायक हैं, MLA हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं डर लग रहा है कि चले नहीं जाए यहाँ से हमारे पास? कैसा है, ये डर तो बीजेपी को भी है। बीजेपी के लोग भी अंदर अंदर से किस से बातें कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं ज्यादा करके आए ना, और बहुत ज्यादा है सर। ये संसद में जो 240 आए हैं, उसमें से 135 तो पहले भाजपा में नहीं थे। नहीं
हाँ, वॉशिंग मशीन से आए हैं? अभी क्या वॉशिंग मशीन बोलो क्या बोलो, मगर पहले कांग्रेस वाले थे, समाजवादी थे, कहाँ से आए हैं? 135, यहाँ भी ऐसी हालत है अभी। इनकी जो 107 है उसमें कम से कम 25-30 तो बाहर से आए हुए हैं, वो भी हिल सकते हैं ना सर। अभी तो बीजेपी के बारे में ही लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा हो रहा है कि मनसे और अजित दादा एक समान हो गए, शिंदे और बीजेपी फडणवीस ये एक समान हो गए, ये दो दुर्बल हो गए, ये दो सबल हो गए, ये येलो राशन कार्ड वाले हो गए। तो सर अजित का इंटेंशन अच्छा है कि हम साथ में लड़ेंगे, तो विश्वास देने अजित की दादा का कोशिश की ये है। इंटेंशन जो है, मगर वो क्या है ना कि वो वीडियो मैंने देखा ना, तो क्या है ना कि कभी कभी कुत्ता जो ये तुम्हारा बैल जो रहता है वो डरता है तो शिपुट अंदर डालता है और सिंग ऐसे करता है, मतलब मैं लड़ने की तैयारी में भी हूँ और मेरी फटी भी है। कुत्ता भी जोर से जो, हाँ, कुत्ता भी ऐसा करता है, जोर से भूंकता है और पीछे दुम अंदर डालता है। सर अजित दादा की दुम मुझे अंदर गई हुई दिख रही है और सिंग ऐसे रोके हुए दिख रहे हैं, क्या बात तो दोनों एक समय कर रहे हैं। पर फिर भी अजित दादा के प्रति ना अभी सहानुभूति का विषय हो गया, बेचारा दया का विषय हो गया जी। अभी उसको ठीक तरह से ये मिले, लोग उसके न टूटे, अभी टूटेंगे नहीं, तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया सर, अभी थोड़ा टाइम रह गया। मगर ठीक है, उसने जो किया है इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, उसको कोई अपना भूमिका मानने के लिए बुला भी नहीं रहा था कि तुम्हारा भूमिका ये करो करके, तो अच्छा हो गया। चलो उन्होंने का एक वीडियो आ गया, कम से कम उनको लोगों को लगेगा कि ये ने हार मानी नहीं है, अजित दादा ने हार मानी नहीं है, मगर वो डर गए हैं, ये भी साबित हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या अजित दादा का जो भूमिका है, जिस तरह से वीडियो ने जारी किया है, उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और अनिल गगन बेदी सत्ते विधानसभा चुनाव जुड़ी जो भी अंदर की बातें रहेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।